कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखटनिया और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। रूही के मन में बस यही सवाल चल रहा था, वो इन सबको छोड़कर कैसे जा सकती है, वो अकेले कैसे रह सकती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राकेश जी रूही के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, तुम किस सोच में गुम हो, तुम्हें अपनी बेटी माना है। वो बहुत प्यार से ही उससे पूछते थे। रूही इतने प्यार करने वाले परिवार को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। प्रतिभा जी आराम से कहती हैं, मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में बोलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमें कभी अपना माना हो या तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं करेंगे, तो हमारी बात मान लो बेटा। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, विवेक से शादी कर लो। दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए। रूही के सिर पर राकेश जी ने हाथ रखा हुआ था। रूही की आंखों में नमी थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके आंसू उसके गालों से होते हुए उसके हाथों पर गिरने लगे। काव्या उसके पास ही बैठी थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था और कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, पर अगर तुम्हें यूं ही देखती रही तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी। तुमने अगर कभी मुझे अपनी दोस्त माना हो तो उस दोस्ती की खातिर हाँ कह दो। तुम यूँ अकेला दर्द में सब कुछ देखकर हम बहुत दुखी होते हैं। भाई तुम्हें संभाल लेंगे। धीरे धीरे ही सही तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। तुम कब तक एक दूसरे के लिए तन्हा बनकर रहोगे? तुम दोस्त बनकर रह सकते हो। रूही वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वो बहुत रो रही थी। वो कभी भी विवेक से शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहती। वो कैसे हाँ कर दे जब उसके दिल में तो सिर्फ एक इंसान है और वो कोई और नहीं बल्कि करण है। वो समझ ही नहीं पा रही थी। विवेक जो हॉल में चुपचाप से बैठा था सबको देखकर कहता है, उसे फोर्स मत करिए। ज़बरदस्ती करके हम उससे हाँ करा भी लेंगे, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएगी। उसका ध्यान वैसे भी रख सकता हूँ मैं, इतना हक है मेरा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसका दिल तो टूटा हुआ था, शायद जुड़ने वाला था ही नहीं। अब कुछ बचा नहीं था उन दोनों के बीच। शायद दोस्ती भी ख़त्म हो चुकी थी। तब यह काव्या उठकर रूही के कमरे की तरफ जाती है। मीरा जी उसे रोकती हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट बात करने का कहकर चली जाती है। रूही कमरे में चुपचाप से अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चेहरा उठाकर काव्या को देखा। उसकी भरी हुई आंखें देखकर काव्या को दर्द महसूस हुआ। उसने रूही के चेहरे पर आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, क्यों नहीं सुन लेती मेरी बात। उसने उसे गले लगा लिया और फिर उसे शांत किया। उसने उसके आंसुओं को अच्छे से साफ किया और कहा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, तुम क्या सोच रही हो। सब लोग गलत लग रहे हैं तुम्हें, पर क्यों? हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं शायद इसलिए। लेकिन सोच कर देखो, तुम्हारा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तुमसे पूछेगा कि उसके पिता कहाँ है तो क्या कहोगी। करण भाई दुनिया से जा चुके हैं। उनकी यादों के सहारे ज़िंदगी काटना आसान नहीं होगा जितना कि तुम्हें लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें भूल जाओ। तुम रो रो कर अपनी लाइफ ख़राब कर लो। रूही रोते हुए कहती है, मैं उन्हें भूल नहीं सकती काव्या। मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ और वो मेरी ज़िंदगी का। काव्या ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें कौन कह रहा है भाई को भूल जाओ। ये कभी नहीं हो सकता। तुम तो क्या, कोई भी करण भाई को भूल नहीं सकता। हम सब उन्हें रोज़ याद करते हैं, अपनी बातों में यादों में उनके बारे में सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम इस तरह आगे बढ़ो, पर तुम रुक जाओगी तो क्या होगा। तुम शादी कर लोगी तो कम से कम तुम भाई के साथ खुश रहोगी। तुम्हें फ़ोर्स कोई नहीं कर रहा कि तुम भाई को भूल जाओ। करण भाई को भूलकर हम तुम्हें खुश करने को नहीं कह रहे, बस हमें तुम्हें इस तरह अकेले देखकर तकलीफ़ हो रही है। रूही बहुत टूटे हुए शब्द में कहती है। उसकी आंखों में नमी थी। मैं तैयार हूँ। काव्या की आंखों में भी नमी सी भर गई। वो रूही को समझाने में कामयाब हो गई थी कि वो अकेले पूरी ज़िंदगी नहीं काट पाएगी। उसे अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। काव्या ने रूही को गले लगा लिया था। दोनों काफ़ी इमोशनल थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रूही को नहीं पता था उसने किस दिमाग से या किस सोच से हाँ कह दी थी। काव्या उठकर नीचे चली गई थी ताकि वो सबको ये खुशखबरी दे सके। रूही करण की फ़ोटो को गले लगाकर रोने लगती है और सिसकने लगती है और टूटे हुए शब्दों में कहती है, मेरे इम्तिहान मत लीजिए, मैं थक जाऊंगी।
उसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए हाँ कर दी थी, वरना उसके दिल में तो करण था। वो जानती थी कि करण की यादों के साथ वो विवेक को भी धोखा दे रही है, पर क्या हो सकता था। सबके दबाव में शायद उसने हाँ कर दी थी। अपने बच्चे के लिए वो ये कर सकती है। करण के जाने के बाद उसका दर्द उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। अगर ये बच्चा ना होता तो शायद वो खुद को मार चुकी होती। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चुपचाप करण की फ़ोटो को गले लगाए बस रोए जा रही थी। तभी उस कमरे में दादी माँ आ जाती हैं। उनके साथ सब लोग थे। उसे रोता देखकर सब लोग इमोशनल सा हो गए। तभी पीछे विवेक भी खड़ा था। काव्या ने जब उसे बताया रूही मान गई तो उसे समझ ही नहीं आया वो कैसे अपने भाव को दर्शाए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कैसे समझाए खुद को कि रूही इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही है, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था खुश हो या उदास। मीरा जी आके आईं, उसे गले लगा लिया। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि रूही की ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी। उन्हें तो डर था कहीं ये पूरी ज़िंदगी बेरंग होकर ना गुजार दे। इतनी छोटी उम्र में अकेलापन झेलना सही नहीं होता। सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आने वाला वक्त शायद इन दोनों के लिए अच्छा होगा। एक एक कर हर कोई आगे आया, रूही को आशीर्वाद दिया। वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग चाहते थे कि रूही और विवेक थोड़ी बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। वो लोग जानते थे ज़बरदस्ती रिश्ता तो वो लोग जोड़ रहे हैं, पर ये ज़िंदगी काटेंगे कैसे, इनकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। काफ़ी देर चुप रहने के बाद विवेक कहता है, तुम्हें ज़बरदस्ती इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, तुम्हें हाँ नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ बन जाओ। रूही इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। रही बात तुम्हारे ख्याल रखने की, तो मैं वैसे भी रख सकता हूँ। मेरा हक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विवेक की ये सारी बातें सुनकर रूही को बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था। विवेक आगे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारा ख्याल रखूँगा और इस बच्चे का भी। तुम चिंता मत करो, जितनी इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो उतना ही ये बच्चा भी है। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने बहुत कुछ सोच लिया है इसके लिए। जितनी तुम मेरे लिए ख़ास हो उतनी ही ख़ास जगह मैं इस बच्चे को भी दूँगा। रूही ने नज़रें उठाकर विवेक को देखा। ये वही लड़का था जिसके दिल के 1000 टुकड़े उसने कर दिए थे, ये कहकर कि उनकी मोहब्बत का कोई फ्यूचर नहीं है, वो कभी भी उसकी हो नहीं सकती, और वो फिर भी उसका ख्याल रखने की बात कर रहा था। उसके लिए इतना कुछ सोच रहा था, इतना कुछ कह रहा था। शायद अगर कोई और होता तो वो पलट कर भी नहीं देखता, पर विवेक अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। अब भी उसकी मोहब्बत उतनी ही पाक थी, उतनी ही सच्ची थी। रूही ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वो रोने लगी। उसके गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो बार बार बस करण के शब्द उसके कानों में जैसे गूंज रहे थे कि तुम्हें मेरे बिना जीना है रूही। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। विवेक जो उसके पास ही खड़ा था, उसका ध्यान भी उसके पास जाता है। एकदम से वो हैरान हो गया। वो अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है ताकि वो शांत हो जाए। रूही की हालत वो समझ सकता था। रूही की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और पूरी ज़िंदगी एक झटके में बदल कर रख गया। ये तूफ़ान उसकी पूरी ज़िंदगी को तहलका मचा कर गया था। उसकी ज़िंदगी उथल-पुथल हो चुकी थी। उसका भाई इस दुनिया से चला गया था और रूही इस तरह टूटकर बिखर गई थी। और ये सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं होगा, ना ही उसके ज़ख्म एक दिन में भर जाएंगे। रूही की आंखों में आंसू भरे थे। वो विवेक को देख रही थी जिससे उसका दिल टूट रहा था। दोनों ही टूटे हुए थे। विवेक आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे गले लगा लिया। रोज़ का टच दोस्तों वाला था, जैसे पहले वो उसे संभालता था किसी बच्चे की तरह। विवेक के प्यार में कभी भी हवस नहीं थी। वो कभी भी उसके साथ गलत कुछ नहीं करता था। उसका प्यार बहुत ही पाक था। वो उससे उसकी रूह से प्यार करता था। वो उसकी केयर करता था। रूही ने दोनों हाथों से विवेक की शर्ट को कसकर पकड़ा और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ रहा था। वो घुट-घुट कर जी रही थी। शायद कोई था जो उसे संभाल सकता है। वो अंदर ही अंदर मर रही थी। पर अब विवेक था, उसे संभालने के लिए, उसे समझाने के लिए कि वो हमेशा उसके साथ है। रूही की मेंटल कंडीशन शायद वीक थी, पर उसके अंदर इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ था। वहीं नीचे हॉल में सब लोग मीरा जी और काजल जी को ये सब बता देते हैं। केशव जी को इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। पहले तो वो मान नहीं रहे थे। वो असल में रूही को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे, हमेशा के लिए। और मेहरा परिवार इस चीज़ की हामी नहीं भर रहा था।
ऐसा नहीं था कि रूही प्रेग्नेंट थी इसलिए वो उसे अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन राकेश जी तो रूही को अपनी बेटी मानते थे। वो उसे इस घर से जाने की परमिशन कभी नहीं देना चाहते थे। इस घर की रौनक ही शायद चली जाए। केशव जी को बहुत समझाना पड़ा क्योंकि वो अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। रूही की हालत उन्हें बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। उसका सुसाइड करने की कोशिश करना उन्हें और भी ज़्यादा घबराने के लिए मजबूर कर रहा था। सही मायनों में तो रूही अब मेहरा परिवार की ही थी, उस परिवार का हिस्सा थी। काजल जी को भी रूही की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को घर पर रखने की ज़िद पकड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि वो लोग कल आकर बात करेंगे। तभी दादी कहती हैं, दोनों की शादी मंदिर में करा देते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त रूही की हालत भी तुम सब देख सकते हो। तामझाम मत करना, वो झेल नहीं पाएगी। और फिलहाल किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग बिन बात का तमाशा बनाएंगे मेरी बच्ची के लिए। और रूही और विवेक को मैं समझा लूँगी, वो दोनों बच्चे समझदार हैं। सबको ये बात ठीक ही लगी थी, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीना हुआ था करण को गए। कोई भी इतना बड़ा झमेला लेने की हालत में था ही कहाँ। और लोगों को तो बिन बात का मौका चाहिए बात करने का। और फिर रूही पर सवाल उठेंगे जो किसी को पसंद नहीं थे। प्रतिभा जी और शुभी अपने घर निकल गए। काव्या आज यहीं रुक गई ताकि रूही के साथ कुछ वक्त बिताए, उससे बात करे और उसे समझा सके। असल में काव्या को कुछ ज़रूरी बात करनी थी रूही के साथ। काफ़ी देर रूही रोती रही। बहुत मुश्किल से विवेक ने उसे शांत किया। फिर वो थोड़ा सा उससे दूर हो गई। विवेक ने अपनी खाली बाहों को देखा जो भरी हुई थी, लेकिन उससे दूर जाने से उसे बुरा सा लगा। पता नहीं क्यों रूही की हालत वो समझ तो रहा था, पर अंदर ही अंदर वो दर्द महसूस कर रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो कुछ कहता भी नहीं है। पहले उसने रूही को पानी दिया और फिर थोड़ा आराम करने को कहकर वहाँ से चला गया। रूही उठी और वॉशरूम में जाकर खुद को देखा। उसकी आंखें सूज चुकी थी, बिल्कुल लाल थी। उसने अपना मुंह धोया और आईने में खुद को खड़े होकर सवाल करने लगी, क्या वो सही कर रही है? अगर कल करण लौट आया तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? वो क्या 2 लोगों के बीच पिसकर रह जाएगी? ये सोचकर ही उसे खुद से घिन सी महसूस होने लगी थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया, अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगी। उसने जो फैसला लिया था वो सही था या गलत, ये समझने की वो कोशिश कर रही थी। अभी वो समझ नहीं पा रही थी, पर आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता था। विवेक भी इसी उलझन में था। अगले दिन सुबह सब लोग मंदिर के लिए निकल गए। रूही आईने के सामने खड़ी काव्या को देख रही थी, जो उसे तैयार कर रही थी। सिंपल सी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ थी और गले में थोड़ा सा छोटा सा एक सोने का सेट पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस माथे पर एक हल्की सी छोटी बिंदी लगा रखी थी। करण के जाने के बाद शायद आज पहली बार उसने ये थोड़ा बहुत खुद को तैयार किया था, वो भी काव्या ने कह कह कर कराया। वो बहुत चुपचाप से बैठी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। करण के जाने के बाद तो उसकी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई। इस कमरे में वो किसी लाश की तरह ही थी। काव्या उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं खुश हूँ अपनी दोस्त के लिए, तुम आगे बढ़ रही हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। काव्या ये कुछ काम करने के लिए चली जाती है। रूही बस खुद को देख रही थी, आंखों में नमी भरी हुई थी। आखिरी बार करण के कमरे को देख रही थी, दिल में अजीब सा दर्द था। कितने चाव से यहाँ विदा होकर आई थी। इस कमरे में करण और उसकी कितनी सारी खूबसूरत यादें थी। वो पता नहीं कितने चाव के साथ इस कमरे में करण के साथ खुशनुमा पल बिताती थी। वो यादें उसे तंग कर रही थी। खुद को समझाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वो काव्या की बातों को याद कर रही थी। काव्या रात उसी के कमरे में सोई थी और उससे उसने कई सवाल किए थे। काव्या ने उससे पूछा था कि क्या है उसकी ज़िंदगी के बारे में। रूही ने प्यार से काव्या की गोद में अपना सिर रख लिया। उसकी दोस्त काफ़ी समझदार हो गई थी। काव्या ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा था, मैं खुश हूँ तुम आगे बढ़ रही हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रही हो तुम। एक नई शुरुआत है। भाई के साथ एडजस्ट करना भी शायद बहुत मुश्किल होगा, और जिस हाल में तुम हो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो तुम्हारी केयर करेंगे,
मुझे भरोसा है कि वो तुम्हारे इस रिश्ते को तुमसे भी ज़्यादा निभाएंगे, पर तुम्हें भी इस रिश्ते को मानना होगा। तुम दोनों को आगे बढ़ना होगा, पर तुम लोग कब बढ़ पाओगे इस बारे में मैं नहीं जानती। ये कहना नहीं चाहिए, पर मुझे तुम्हें समझाना है। तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए अब तैयार होना होगा, धीरे धीरे। रूही चुपचाप से काव्या की बातें सुन रही थी, लेकिन एकदम से उसे अपने अंदर डर महसूस हुआ। करण की जगह वो विवेक को कभी दे नहीं पाएगी, भले ही वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी हो। लेकिन ये जो वक्त था ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि विवेक उसके आसपास भी आए। वो कभी उसके करीब नहीं जा पाएगी। और कहीं ना कहीं अब रूही को डर लगने लगा था। अगर वो दोनों शादी करते हैं तो विवेक की आशा उससे बढ़ ना जाए। कहीं वो अपनी मोहब्बत में आस ना लगा ले कोई रूही से कि वो उसके साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ेगी, और वो उस हद तक जो उन दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, इसलिए उसने सब कुछ आने वाले कल पर छोड़ दिया था। वो अपनी सोच से बाहर आई जब काजल जी उसे लेने आई। अपनी बेटी को इस तरह देखकर वो हल्का मुस्कुरा देती हैं। कितने वक्त बाद रूही थोड़ी सी तैयार हुई थी। हंसने खेलने वाली रूही अब गुमसुम सी हो गई थी। वो कहीं खो सी गई थी, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि रूही की हर जख्म भर देंगे। करण के जाने के बाद जो जख्म उसे मिले थे वो विवेक भर देगा। विवेक उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। उन्होंने रूही का हाथ पकड़ लिया और करण के कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगी। रूही ने पलटकर उस कमरे को देखा। आंसू गालों पर लुढ़क ही आए। खुद को फिर से इमोशनली टूटता हुआ महसूस किया उसने। खुद को संभालते हुए अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गई, एक नई ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ। सब लोग हॉल में थे, सिंपल से कपड़े पहने। कुछ लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे, जिन्हें शादी की तैयारी करवानी थी। विराट ने रूही को अपनी बहन माना था, इसलिए आगे आकर उसे संभालता है और उसका हाथ थाम लेता है। रूही ने एक नज़र विवेक को देखा, जो बस चुपचाप से उसे देख रहा था। सिंपल सा वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। केशव जी ने राकेश जी के सामने आभार प्रकट किया था। नम आँखों से वो विवेक की तरफ भी देख रहे थे, फिर उसे गले लगा लिया। वो रूही के भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। एक अच्छा इंसान उनकी बेटी को संभाल लेगा। सब लोग कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल गए थे। रूही अपने पापा के साथ बैठी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखें सब बयां कर रही थी कि उसके पास दिल नहीं था, वो टूटा हुआ था। जैसे जैसे मंदिर का रास्ता आगे आ रहा था, रूही की धड़कनें अब बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि करण कहीं छूट रहा है, करण की यादें कहीं छूट रही हैं। काजल जी ने उसके हाथ को पकड़े हुए कहा, तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मैं हूँ हमेशा मेरी बेटी के पास, मैं रखूँगी तुम्हारा ख्याल। पर तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा खुश रहेगा। जब मंदिर में गाड़ी रुकी तो विराट ने बाहर निकलकर रूही को बाहर निकलने में मदद की। वो किसी बड़े भाई की तरह उसका साथ दे रहा था। रूही को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ना ही उसके छोटे भाई को। उसकी बहन के साथ क्या हो रहा था, अच्छा बुरा समझने की कंडीशन किसी की भी नहीं थी। विराट ने ही सब कुछ किया। पुजारी मंदिर में शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी का कार्य शुरू हुआ। पंडित जी ने हवन कुंड में घी डालते हुए विवेक को पहले ही बैठा लिया। मंत्रोच्चारण के साथ शादी शुरू हो गई। उन्होंने कहा, लड़की को भी ले आइए। विराट रूही को लेकर आया, विवेक के पास बिठा दिया। रूही को अब और भी ज़्यादा डर महसूस हुआ। उसके हाथ पैर हल्के से कांप रहे थे। पंडित जी ने कन्यादान के लिए पिता को आगे आने को कहा। केशव जी आए, रूही का हाथ विवेक के हाथ में रख दिया। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही के गालों पर भी आंसू आ गए। उसने पलकें उठाकर तक नहीं देखा। कन्यादान की रस्म के बाद फेरे शुरू हुए। एक एक फेरे के साथ विवेक रूही को वचन दे रहा था कि उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसे ज़िंदगी की हर खुशी देगा। उसने उसके हाथ को कस के पकड़ा था और वो बच्चों की तरह चुपचाप से उसके पीछे चल रही थी। फेरे पूरे हुए। रूही अब बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। सिंदूरदान की रस्म की बारी आई। सिंदूर की डब्बी देख रूही की आंखों में दर्द सा भर गया। करण ने जब उसकी मांग भरी थी तो उसे कितना अच्छा लगा था। विवेक ने जैसे ही रूही की मांग में सिंदूर लगाया, उसकी आंखें बहने लगी। सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया। सब लोग नम आंखों से ये सब देख रहे थे। विवेक ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाला।
ये वही था जब उसने रूही को प्रपोज़ करने के लिए खरीदा था। आपने पिछले भागों में ये सुना होगा शायद। उसने मंगलसूत्र की तरह ही उसे बनवाया और रूही के गले में पहना दिया। रूही और विवेक ने सबका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी शादी हमेशा बनी रहे, वो दोनों हमेशा खुश रहें। विवेक रूही का हाथ पकड़े सब बड़ों के पास गया, सबका आशीर्वाद लिया। सबने रूही को गले लगा लिया। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए उसका झुकना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद रूही को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर सा महसूस हो रहा है। 1 मिनट बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया। वो विवेक के पीछे पीछे चल रही थी। उसे चक्कर आने लगे थे। वो लड़खड़ाकर गिर जाती। विवेक ने जल्दी से उसे थाम लिया और वो उसके हाथों में 1 मिनट में बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर सब लोग डर गए और विवेक तो पैनिक करने लगा। एकदम से क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था। रूही शायद वीक थी। क्या हुआ होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी।